Good morning, students. I was discussing the topic silent features of the Constitution of India. The point was blend into rigidity and flexibility. तो हम भारतीय संविधान में कठोरता एवं लचीलापन के सम्मिश्रण का जिक्र कर रहे थे। तो भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें आसानी से संशोधन भी किया जा सकता है और सामान्य परिस्थितियों में संविधान कठोर बना रहता है। इसमें अर्थात परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। यह बंद भारतीय संविधान में जो है विभिन्न देशों के संविधानों को ध्यान में रख करके किया गया, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का संविधान एक लचीले संविधान का उदाहरण है तथा इंग्लैंड का संविधान एक कठोर संविधान का उदाहरण है। लेकिन जहाँ तक भारतीय संविधान का प्रश्न है, इसमें दोनों का सम्मिश्रण है, क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को आसान भी बनाया गया है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर हमारे संविधान में आसानी से संशोधन भी किया जा सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में संविधान रिजिड हो जाता है, वह कठोर हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में विशेष परिस्थिति में संशोधन विशेष प्रावधान के अनुसार ही किया जा सकता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने न तो संविधान को पूरी तरह से कठोर बनाया, न ही लचीलापन, बल्कि इंग्लैंड की तरह लचीला भी है तथा अमेरिका के संविधान की तरह कठोर भी है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भारत का संविधान कठोर और लचीलापन का सम्मिश्रण है। अगला बिंदु है, पॉइंट है स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी केंद्रोन्मुख संविधान। केंद्रोन्मुख संविधान यह भी भारतीय संविधान की यह एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी केंद्रोन्मुख संविधान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के अनेक संविधानों से अनुभव लेकर के यह ज्ञात किया था कि संविधान केंद्रोन्मुख संविधान होना चाहिए, अर्थात इसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति होनी चाहिए। केंद्रोन्मुख संविधान के अंतर्गत केंद्र की तरफ शक्तियां निहित होती हैं, सारी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। अमेरिका का संविधान संघात्मक है, उसी तरह भारत का संविधान भी संघात्मक है। संघात्मक संविधान का तात्पर्य है कि उसमें एकात्मक संविधान तथा संघात्मक संविधान दोनों के लक्षण मौजूद रहते हैं। लेकिन संघात्मक संविधान में केंद्र की सरकार तथा राज्य की सरकार दोनों को सहमति से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। दोनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रह करके अलग अलग तरह से अपनी अपनी तरह से कानून बनाते हैं। अर्थात एक सरकार दूसरे सरकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है। सामान्य परिस्थिति में यही है। लेकिन हमारे संविधान में
केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति बनाई गई है, अर्थात आपातकालीन परिस्थितियों में हमारा संविधान एकात्मक रूप धारण कर लेता है। उस समय राज्य को कानून बनाने का अधिकार समाप्त हो जाता है और केंद्र के हाथ में सारी शक्तियां निहित हो जाती हैं। केंद्र को भी राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि अमेरिका का संविधान भी संघात्मक संविधान का एक उदाहरण है। वहाँ केंद्र के लिए एक केंद्र की व्यवस्था है, दूसरी राज्य की व्यवस्था है। वहाँ पर दो तरह के संविधान हैं, केंद्र के लिए अलग संविधान है, राज्य के लिए अलग संविधान है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने दोनों विश्व युद्धों में पूरे विश्व के संविधान में आपातकाल के दौरान उत्पन्न हुई कठिनाइयों से अनुभव प्राप्त किया था। इसलिए भारतीय संविधान को में केंद्रीकरण की सबल प्रवृत्ति बनाई गई। क्योंकि अमेरिका का संविधान कहने के लिए संघात्मक संविधान है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये संघात्मक संविधान के उदाहरण हैं। लेकिन वहाँ भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को सबल बनाया गया है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर केंद्र को ही सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन व्यवस्थाओं से हमारे संविधान निर्माता पूरी तरह से वाकिफ थे। इसलिए भारत में एक ही संविधान के अंतर्गत दोनों तरह की सरकारों का गठन किया गया है और एक ही संविधान के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो यह संघात्मक संविधान जो है भारतीय संविधान का एक प्रमुख लक्षण कहा जाता है, जिसमें केंद्र सरकार में सारी शक्तियां निहित होती हैं। दूसरा पॉइंट है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफ्रेज। प्रजातांत्रिक सरकार जनता की सरकार होती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही देश का शासन चलाते हैं। इसलिए नागरिकों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही देश का शासन संचालित किया जाता है। इसलिए यह अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है कि वह अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को केंद्र तथा राज्य में सरकार चलाने का अधिकार प्रदान करते हैं। यह अधिकार सीधे भारत की जनता में निहित है। और वयस्क मताधिकार उस मताधिकार को कहा जाता है, वयस्क मताधिकार उस अधिकार को कहा जाता है जहाँ पर 18 वर्ष का प्रत्येक वयस्क, चाहे स्त्री हो या पुरुष, मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है। यह और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली को, जो कि भारत के स्वतंत्र होने के पहले लागू की गई थी, अंग्रेजों द्वारा जो व्यवस्था लागू की गई थी, उसको समाप्त करके भारत ने जो है वयस्क मताधिकार प्रणाली को स्वतंत्र रूप से अपनाया है, जिसमें नागरिकों के चुने हुए प्रतिनिधि ही देश का शासन चलाते हैं। तो 18 वर्ष की आयु का प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति, 18 ईयर्स का प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है। यह निर्वाचन में वयस्क के संबंध में पहले यह आयु 21 वर्ष थी। 21 वर्ष का कोई व्यक्ति जो है निर्वाचन में भाग ले सकता था।
मताधिकार का प्रयोग कर सकता था, लेकिन इसको 61th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which was held in 1989 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा नागरिकों के मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अर्थात प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। और वयस्क नागरिक ही मताधिकार का प्रयोग करके देश की सरकार चलाने के लिए जो है केंद्र राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जिसके माध्यम से देश का शासन संचालित किया जाता है। तो वयस्क मताधिकार की प्रणाली भी हमारे भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि न्यायालय संविधान का सजग प्रहरी है। न्यायालय संविधान का सजग प्रहरी है और कोई भी ऐसा विधि विधान नहीं बनाया जा सकता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से असंगत हो। यदि विधानमंडल ऐसा कानून बनाता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जिससे हनन होता है, तो वहाँ न्यायपालिका को अधिकार प्राप्त है कि उसे शून्य घोषित कर दे, उसे जो है उस अधिकार को शून्य घोषित कर दे, उस अधिकार को जो है अप्रवर्तनीय कर दे। तो ऐसी स्थिति में इंडिपेंडेंट जुडिशरी की स्थापना भी भारतीय संविधान का एक प्रमुख लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान में इसलिए की गई है ताकि नागरिकों के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहें और कोई भी उपबंध ऐसा नहीं बनाया जा सकता है जो भारतीय संविधान के उस बंधों से असंगत है। कोई ऐसा उपबंध बनाया गया है, जो विधानमंडल द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो भारतीय संविधान के किसी भी उपबंध से असंगत है, तो न्यायपालिका को अधिकार प्रदान किया गया है कि उन उपबंधों को जो है असंगत घोषित कर दें। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना लोकतंत्र के लिए एक सजीव व्यवस्था है, जिसके माध्यम से संविधान की सुरक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात न्यायपालिका ने, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना ने भारत को एक महत्वपूर्ण देश के रूप में जो है अधिकार प्रदान किया है, क्योंकि हमारे यहाँ संघात्मक संविधान के अंतर्गत दो तरह की न्याय व्यवस्था है। संघात्मक संविधान, क्योंकि अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान भी संघात्मक संविधान का एक उदाहरण है, क्योंकि हमारे यहाँ संघात्मक संविधान की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी न्यायपालिका की व्यवस्था
अमेरिका के संविधान के अंतर्गत दो तरह की न्याय व्यवस्था है। पहली न्याय व्यवस्था राज्य के लिए अलग न्यायालय है तथा केंद्र के लिए अलग न्यायालय है, और दोनों न्यायपालिका को अधिकार प्राप्त है। लेकिन भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और न्यायालयों का एक श्रृंखला है। अर्थात हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय द्वारा जो कानून, उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वही अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में यह उपबंधित है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन द ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। अर्थात उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। इसलिए हमने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना किया है, जो कि लोकतंत्र की आधारशिला है। अमेरिका का संविधान संविधात्मक होते हुए भी वहाँ पर दोहरी न्याय व्यवस्था है। राज्य के लिए अलग न्यायालय है तथा केंद्र के लिए अलग न्यायालय है। लेकिन हमारे संविधान में एक ही संविधान के अंतर्गत न्यायालयों की श्रृंखला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय अंतिम न्यायालय है, जिसको संविधान का निर्वचन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात न्यायपालिका ही संविधान की सजग प्रहरी है और यह न्यायपालिका संविधान से अपना अधिकार प्रदान प्राप्त करती है। और न्यायालय को केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करना होता है और उच्चतम न्यायालय को केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा तथा अन्य अनेक ऐसे मामले हैं जिसमें संविधान के किसी उपबंध से संगत होने पर वहाँ पर संविधान के सजग प्रहरी के रूप में काम करता है तथा अंतिम निर्णय का अधिकार भी उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया है। अमेरिका के संविधान में दोहरी न्याय व्यवस्था है, राज्य के लिए अलग न्यायालय है, केंद्र के लिए अलग न्यायालय है। लेकिन हमारे यहाँ हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स है, न्यायालयों की श्रृंखला है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। उसके द्वारा उसके द्वारा जो निर्णय दिया जाता है भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। इस तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी करके हमने भारतीय संविधान का एक प्रमुख लक्षण प्रदान किया है। अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी भारतीय संविधान का एक प्रमुख लक्षण है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बाद सिंगल सिटीजनशिप एकहरी नागरिकता। भारत में भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे जिस भी प्रांत का हो वह भारत का नागरिक है, जबकि अमेरिका में संघात्मक संविधान होते हुए अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति उस देश का नागरिक होता है, इसके बाद जहाँ वह रहता है उस प्रदेश का नागरिक, उस प्रांत का नागरिक होता है। तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। लेकिन हमारे यहाँ प्रत्येक नागरिक चाहे वह देश के किसी भाग में रहता हो, वह उस देश का नागरिक है और वह उस देश का नागरिक माना जाता है, चाहे वह केरला का हो, महाराष्ट्र का हो, उत्तर प्रदेश का, भारत के किसी भी भूभाग में रहता है वह सर्वप्रथम भारत का नागरिक हो। इसलिए एकहरी नागरिकता की व्यवस्था भी हमारे संविधान का एक प्रमुख लक्षण है, जिसको कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी अपनाया गया है। तो आई विल कंक्लूड दिस लेक्चर हियर एंड आई विल डिलीवर लेक्चर टुमारो अगेन। थैंक यू वेरी मच।